हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटी की मैराथन चल रही है। आज ये पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 पार्ट देख चुके हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे डीपीएसबी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य जो हैं। ठीक है, 25 सवाल हम लोग इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो रिसेंटली अभी 24-25 या आपके 26 में सवाल आए हैं रिसेंटली एग्जाम्स में, उनको डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पर और जो नए सवाल बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। तो पहला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए किसे सुनिश्चित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। भैया किस चीज़ के लिए निर्देश देता है? आर्टिकल 44 जो है वो आपका 44 है क्या आपका? बताइए। यूनिफॉर्म वर्क है, यूनिफॉर्म एजुकेशन है, यूनिफॉर्म वेज है, या फिर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो ये है आपका 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 7 सितंबर शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? इसके अंदर मतलब सरल भाषा में अगर देखा जाए तो ये कहता है कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून जो है सेम रहेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। ठीक, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, कानून सभी के लिए सेम रहेगा। ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। ठीक, और पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये आपका पहला राज्य बना है जिसने अपने जहाँ पर ये लागू हुआ है। ठीक है, और राज्यों में बात चल रही है, केंद्र में भी इसको लागू करने के लिए बात चल रही है। ओके, याद रखिएगा उत्तराखंड पहला राज्य बना है जहाँ पर ये लागू किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा कहता है, देश के पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किसके अंतर्गत आता है? बताइए भैया किसके अंतर्गत आता है? 44 ए के अंतर्गत आता है, 43 ए के अंतर्गत आता है, 46 ए के अंतर्गत आता है, या फिर आपका 48 ए के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 48 ए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 48 ए लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये अमेंडमेंट में ऐड हुआ होगा। वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो आपका 42nd अमेंडमेंट था, 1976 में ये हुआ था। ठीक है, 44 ए ऐसा कोई आर्टिकल है ही नहीं, 43 है। 43 ए मैं बता देता हूँ, ये है आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में क्या कहते हैं ये कहता है कि जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़े मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर अगर कोई फ़ैसला लिया जाएगा तो ऐसा नहीं है जो वहाँ के मतलब मालिक हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं उस कंपनी के, वही लोग डिसाइड कर लेंगे, वही फ़ैसला ले लेंगे। इसमें ये कहना है कि नहीं, उस कंपनी के जो वर्कर्स वगैरह हैं आपको उनको भी पार्टिसिपेट करना है उस फैसले के लिए। ठीक है, कि भाई आप क्या फ़ैसला लेना चाहते हैं, उसमें आपको वहाँ के जो उस कंपनी के इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको भी शामिल करना है। ओके, यही इस बात को ये कहता है, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी आपका ऐड हुआ था 42nd में। ठीक है, 1976। ओके, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? डीपीएसपी से बताइए कौन सा भाग है? 4 है, 2 है, 3 है, या 5 है? तो आपका जो डीपीएसपी है वो है आपके पार्ट 4 के अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 के अंदर आपका सिटीजनशिप था, हम लोग देख चुके हैं। 3 के अंदर आपके मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट थे, ये भी हम लोग देख चुके हैं। 5 के अंदर आपका जो आता है वो एग्जीक्यूटिव आता है, मतलब आपका प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, और आपके अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक जाता है। ठीक है, इसके अंदर पार्ट 5 के अंदर टोटल 5 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके बाद इसी को देखेंगे। ठीक है, अभी पार्ट 4 और अगला हम लोग इसी में मतलब पार्ट 4 और 4A को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगला 5 भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? जो सरदार स्वर्ण सिंह समय कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पर इनमें से किस चीज़ को जोड़ा गया था संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन से 1976 में? तो बताइए भैया किसको जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था, फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था, राइट टू इक्वलिटी को जोड़ा गया था, या फिर आपका राइट टू फ्रीडम को जोड़ा गया था? तो ये सर आपका जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, ऑप्शन ए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपकी, ये आपकी पार्ट आती हैं 4A में। ठीक है, आर्टिकल है इसका 51A। ये भी 42वें संविधान में जुड़ा था, 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इनिशियली इसमें टोटल
10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, और रिसेंटली अभी इसके अंदर 11 हैं, ठीक है। जो एक अभी 11वीं ऐड हुई थी वो आपकी 86वां संशोधन संशोधन हुआ था 2002 में, RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक है, वही इसमें जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपको देना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है पांचवा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। भैया महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को समान वेतन देना है, ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है बताइए भैया। 38 में बोला गया है, 39D में बोला गया है, 40 में बोला गया है, या आपका 43 में बोला गया है। तो सर ये आपका बोला गया है 39D में, ठीक है। अब आप कहेंगे डी क्या लगा हुआ है, ए क्यों नहीं लगा हुआ है। एक्चुअली में क्या है कि 39 के अंदर ना 6 चीज़ें आती हैं, ठीक है, ABCDEF। तो मैं 6 की 6 को बता देता हूँ। 39 के अंदर जो 6 चीज़ें जो आती हैं, ए में आता है आपका लिवलीहुड, ठीक है, काफ़ी लोग होंगे जिनको पता होगा, पढ़ रखा होगा। बी में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सी में आता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन, ठीक है। डी में आता है इक्वल पे और इक्वल वर्क, ठीक है, जो अभी ये हमने जिसको इसका आंसर था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के लिए, ठीक है, वो लिखा हुआ है अभी इसमें। ई कहता है हेल्थ वगैरह की बात करता है और चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात, एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है। ई करता है हेल्थ एंड चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपका वही, मतलब उनको आप बच्चों को ऐसा कार्य नहीं करवाएंगे जिसमें उनकी जान को खतरा हो, ठीक है। और आईएफ बात करता है अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ एफ को, अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, दिख ही रहा होगा इतना तो दिखेगा, ठीक है। ये और ये एफ वाला जो है ना, ये भी आपका 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। और एक्चुअली में 49 जो आपका अमेंडमेंट है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा संशोधन हुए थे संविधान के अंदर इसके तहत, ठीक है, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 कहता है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। 50 के अंदर है, 51 के अंदर है, 51A में है, या आपका 52 में है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका 51A में आती है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में शामिल है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस पार्ट में आती है बताइए। 3 में आती हैं, 4 में आती हैं, 4A में आती हैं, या आपकी 5 में आती हैं। तो जो आपकी मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, वो आपकी पार्ट 4A में आती हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आर्टिकल भी इसका हमने देख लिया। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी उसके ब्याह पर इसको लेकर के आया गया था। शुरुआत में 10 थी, बाद में 11 हुई, ठीक है। एक्चुअली में क्या था ना, शुरुआत में 8 थी, जब वो लेकर के आए थे तब 8 ही थी, ठीक है। लेकिन जब संविधान के अंदर इसको लाया गया तो 10 हो गई, लेकिन अभी इसमें संशोधन होकर के 86वां 11 हो गई है, ठीक है। इस तरीके से है ये। तो जो अगर पूछ ले कि स्वर्ण सिंह जब लेकर के आए थे तो कितनी थी, तो उस टाइम पे याद रखिए 8 थी, लेकिन संविधान में जब इसको लिखा गया था तब उस टाइम पे 10 हो गई थी, लिखते टाइम पे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं बताइए। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं रिसेंटली। 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं, या 12 हैं। जाहिर सी बात है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर टोटल 11 हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों का संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई हैं। 42वें से जोड़ी गई हैं, 44वें से जोड़ी गई हैं, 52 से जोड़ी गई हैं, या आपके 86 से जोड़ी गई हैं। तो आपके ये जोड़ी गई है 42 से, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 44 से तो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटाया गया था फंडामेंटल राइट के अंदर से। 52 में आपका जो था एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आपका राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था, ठीक है। और 86 में आपका RTE आया था 2002 में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश
किस समिति ने की थी? बताओ भैया किस समिति ने की थी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी? सरकारीय कमेटी ने कहा था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला था या आपका पुंछी समिति ने कहा था? तो ये आपका पता है, बताया ही मैंने अभी आपको पीछे, ये कहा था आपका स्वर्ण सिंह कमेटी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी पे तो पंचायती राज को जोड़ा गया था। ठीक है, पंचायती राज के लिए था। और ये सरकारिया और ये पंची वाला है ना, ये दोनों के दोनों जो हैं ये स्टेट और सेंटर रिलेशनशिप के लिए है। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया था? हाँ बताइए, ये बहुत अच्छा सवाल है। आर्टिकल 38 में दिया गया है, आर्टिकल 39 में है, आर्टिकल 40 में है या फिर आपका आर्टिकल 41 में है? तो ये बताइए भैया किसके अंदर था? ये है आपका आर्टिकल 40 के अंदर। पंचायती राज बोला गया था कि पंचायती राज होनी चाहिए, ऐसा डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में है। और ये गांधीयन आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि एक हर गांव वगैरह में मतलब एक लोकल बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं पंचायत वगैरह, अब मैंने सॉरी पढ़ा दिया है वैसे पंचायत आपको, आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं, उसमें पढ़ा हुआ है प्ले लिस्ट में पॉलिटी की। ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाया था डिटेल में। बाकी मैं भी पूरी पॉलिटी जब पढ़ाऊँगा तो फिर से पूरा पढ़ाऊँगा डिटेल में आपको। ठीक है, तो ये गांधी जी का आर्टिकल है। ठीक है, गांधी जी प्रिंसिपल इसको बोलते हैं क्योंकि ये गांधी जी चाहते थे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बाकी का ये जो आपका आर्टिकल 38 है ये आपका वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, वेलफेयर मतलब होता है देश के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए। ठीक है, आर्टिकल 39 ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। 40 आपका पंचायत से है और जो 41 है वो है आपका राइट टू वर्क और एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, राइट टू वर्क मतलब काम देना और एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है, ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? डीपीएसपी आर कंटेंट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए भैया किस में दिए गए हैं? 12 से 35 में दिए गए हैं, 36 से 51 में दिए गए हैं, 51 से 60 में दिए गए हैं या आपका 52 से लेकर के 78 में दिए हुए हैं? तो ये जो आपके डीपीएसपी है ना, ये आपके दिए गए हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक दिए गए हैं। पार्ट आपको पता ही है 4 में दिए गए हैं। ठीक है, डीपीएसपी आपके। और 12 से 35 जो था ये आपके फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है, 51 से 60 ऐसा कुछ है नहीं, 51 जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, और 52 से 78 ये आपका पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये वहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 5 में आता है, पार्ट 5। ठीक है, ये वाला इसके आगे हम लोग, इसका जो अगला क्लास होगी वो इसी पर होगी। ठीक है, आर्टिकल 52 से हम लोग देखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्राप्त हैं? मतलब कहाँ से बोरो किए गए हैं, किस संविधान से, किस देश के? यूएसए से, आयरलैंड से, कनाडा से या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया से इनको लिया गया है? तो ये लिए गए भैया आपके आयरिश से, आयरलैंड से इनको लिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज? इनमें से बताना है कौन सा डीपीएसपी है। ठीक है, बताओ भैया कौन सा? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है या आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है? तो जाहिर सी बात है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तीनों के तीनों सर आपके क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। बचता है ऑप्शन ए, तो यही आपका डीपीएसपी है। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ओके, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? विच आर्टिकल प्रोवाइड द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? ठीक है, बताइए भैया किसके अंदर है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड? 39 में है, 39A में है, आर्टिकल 40 में है या आपका आर्टिकल 41 में है? तो बताइए भैया ये किस में है? तो ये है आपका आर्टिकल 39A के अंदर। ठीक है, ये आपका 42वें संविधान में संशोधन में ऐड हुआ था 1976 में। ठीक, 40 में बता ही चुका हूँ, 41 भी आपको बता दिया है और 39 भी आपको पीछे मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति किस अनुच्छेद से की गई है? विच आर्टिकल डील्स विद द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस? ठीक है, बताइए भैया किस उससे की गई है? 44 से की गई है, 45 से की गई है, 46 से की गई है, या आपकी 47 से की गई है? तो जो आपका शैक्षिक और आर्थिक हितों की उन्नति की बात की गई है वो आपकी की गई है आर्टिकल नंबर 46। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आर्टिकल 44 आपको बताई दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 45 जो है ये कहता है आपका अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है। ये अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का मतलब है जो आपके 6 साल तक की, पाँच, हाँ, 6 बिलो बिलो 6 ईयर एज। ठीक है, बिलो 6 ईयर्स मतलब 6 से लेकर के 14 तक तो वही है कि इनको फ्री एजुकेशन वगैरह देगी नहीं। लेकिन ये भी आपका 86वें संविधान संशोधन में आया था कि जो 6 से नीचे साल के जो बच्चे होते हैं, जो आपने सुना होगा ना आंगनवाड़ी होती है, वो सर इसी के अंदर आती है। ठीक है, आंगनवाड़ी से इसी के अंदर आती है बच्चों की, मतलब उनको उनकी केयर वगैरह करना, उनकी हेल्थ वगैरह का ध्यान देना और उनको फ्री में एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये भी 86 अमेंडमेंट में ही आया था। ठीक है, वो आंगनवाड़ी इसी के अंदर है। ठीक है, याद रखना। अगला आपका 46 ये कहता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन किसकी? SC ST और वीकर सेक्शंस की बात करता है ये। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन ऑफ SC ST एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, इनकी एजुकेशन के लिए बात करता है ये। 47 आपका कहता है ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन मतलब उनको मतलब खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कराना, और जो मतलब वैसे इंटॉक्सिकेंट जो चीज़ें हैं उनको रोकना। ठीक है, उनको प्रिवेंट करना, उनको कंजम्पशन करने से उनको रोकना। ठीक है, ड्रग्स वगैरह मतलब इन सब चीज़ों से उनको रोकना। ठीक है, तो ये कहता है आपका 47 ड्यूटी, सॉरी एक मिनट, ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन। ठीक है, ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन और आपका प्रिवेंट करना इंटॉक्सिकेशन से। ठीक है, प्रिवेंट कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। ठीक है, जो ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं उनसे रोकना। ठीक है, और उनको खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड करवाना अच्छी तरीके से। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 47। ओके, अगला सवाल देखते हैं। देखो जितने भी मतलब आर्टिकल्स हैं ना, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं छोड़ दे रहा हूँ खाली टिक मार करके। जो बाकी के आर्टिकल्स हैं देखो सबको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखो जितना हो सकता है यार मैं उतना कर रहा हूँ। बाकी आप लोग भी मेहनत वगैरह करिए, ज़्यादा इतना मैंने बोला नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत लाइक वगैरह करा करिए और थोड़ा सा यार वीडियो को मतलब शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 17 कहता है मादक पेय और नशीली दवाओं के सेवन के निषेध से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? देखो अभी बात की थी हमने इसके बारे में। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, जो खराब चीज़ें हैं उनसे उनको कौन सा आर्टिकल है जो रोकता है? आर्टिकल आपका 46 है, आर्टिकल आपका 47 है, आर्टिकल आपका 48 है, या फिर आपका आर्टिकल 49 है? तो बताइए भैया कौन सा है? वो आर्टिकल है आपका 47, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी हमने देखा ही था पीछे। ठीक है, आर्टिकल 46 ये मैं आपको बता ही चुका है। 48 जो कहता है वो कहता है प्रोहिबिशन स्लॉटर्स ऑफ काउज। ठीक है, जो गाय वगैरह जो इनको काटा जाता है उनको रोकने के लिए। ठीक है, प्रोहिबिशन स्लॉटरिंग ऑफ काउज। ठीक है, गाय वगैरह या फिर यूजफुल जो आपके मतलब कैटल्स वगैरह होते हैं उनके लिए। ठीक है, 49 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और आपके जो मतलब नेशनल हेरिटेज हैं। ठीक है, उनको बचाव करना है, उनका प्रोटेक्शन करनी है, उनकी प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड नेशनल हेरिटेज। ठीक है, जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको मतलब उनकी प्रोटेक्शन वगैरह करनी है। ठीक है, ये सारे काम हमें करने हैं। और एक चीज़ याद रखना, ये है ना जो DPSP आपका, ये आपका नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए आप ऐसा नहीं कि कोर्ट पहुंच जाओगे कि भाई साहब ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, एक्चुअली में क्या था ना, इनको जब लिखा गया था तो ये बोला गया था उस टाइम पे देश इतना डेवलप तो हुआ नहीं था।
तो उस टाइम पर यही चीज़ बोली गई थी कि भाई ऐसा है, आने वाले टाइम में जैसे-जैसे देश डेवलप करता रहेगा तो इन चीज़ों को भी अपने देश के अंदर लागू करना है। जैसे अब आपका आरटी आया है, ठीक है? जैसे आपका पंचायती राज था, गांधी जी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई होना चाहिए, तो वो संविधान में लिखा हुआ था, लेकिन उसको बाद में लाया गया था, ठीक? ऐसे ही आपका आरटी था, वो लिखा हुआ है कि भैया बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन वगैरह होनी चाहिए इसके अंदर, लेकिन उसको लेकर के आर्टिकल 45 में इसमें लिखा हुआ है डीपीएसपी में, लेकिन वो संशोधन करके बाद में उसको लाया गया था, ठीक है? कि हाँ भाई 2002 में कि हाँ भाई इस तरीके से फ्री एजुकेशन वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। 18 कहता है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज मेंशन्ड। भैया जो जुडिशरी है आपकी, न्यायपालिका है, जो आपकी कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव है, उसको अलग कौन सा आर्टिकल करता है? 48 करता है, 49 करता है, 50 करता है, या आपका 51 करता है? तो भैया जो आपका इसको अलग करता है वो है आपका आर्टिकल नंबर 50। ये आपका एग्जीक्यूटिव और आपका जो जुडिशरी है उन दोनों को अलग करता है, ठीक है? 48 और 49 मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? 51 बता दूँ आपको, ये कहता है आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है? ओके, अगला देखते हैं। ये 49 भी मैं बता चुका हूँ, 48 भी आपको बता दिया, ठीक है? 49 जो था अभी आपका देखा था, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और नेशनल हेरिटेज, ठीक है? 48 जो था आपका स्लॉटरिंग वाला, ठीक है? गाय वगैरह को, जो आपके यूजफुल कैटल्स हैं उनको बचाना है, काटने मतलब जो मतलब कसाई का वगैरह में, कसाई वाड़े वगैरह, कसाई वाड़ा कर रहा हूँ, कसाई खाने में जो उनको काटते हैं, ठीक है? वो सब नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। 19 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? अभी तो बताया यार पीछे। 48 में नहीं, स्लॉटरिंग वाला है। 49 में भैया भैया हमें तो अपने मॉन्यूमेंट्स वगैरह को बचाना है, उनको प्रोटेक्शन करनी है। 50 में भैया हमें उनको क्या नाम है, जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को अलग करना है। तो बच्चा कौन सा? आर्टिकल 51। ठीक है, अभी बताया था, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 इस बात को कहता है। ठीक, आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ द डीपीएसपी? बताओ किस प्रकार के हैं? जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है, एनफोर्सेबल ओनली बाय द प्रेसिडेंट है, केवल राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तनीय है, या केवल संसद द्वारा परिवर्तन? एनफोर्सेबल ओनली बाय पार्लियामेंट। ये मैंने अभी आपको बताया था कि आप फोर्स नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये नॉन जस्टिस लेवल है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पता चला कि लाइन लग गई, कोर्ट के अंदर ही पहुंच गए, सब सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचे जा रहे हैं। अरे लिखा हुआ है, कर क्यों नहीं रहे हो? भैया ये नहीं है, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिसेबल हैं। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, उन चीज़ों को सही तरीके से लागू नहीं हो रही हैं, ठीक है, उनको अगर उनका मिसयूज किया जा रहा है, तो आप भाई साहब 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट पहुंच जाइए। आपकी बिल्कुल सुनी जाएगी, ठीक है? इनके लिए नहीं सुना जाएगा, इनके लिए आपको सीधे बोला जाएगा सर आप बाहर जाइए और पढ़ के आइए संविधान को अच्छे से। वहाँ साफ साफ लिखा है, इनके बारे में लिखा तो है कि ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि धीरे धीरे इनको किया जाएगा, ठीक है? ये नॉन जस्टिस एबल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है? अगला देखते हैं। 21 कहता है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? बता चुका हूँ यार पीछे अभी। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, मतलब पुराना मतलब इतना जो हमने डिस्कस किया है ना अभी मैंने, और क्या नाम है ऑप्शंस वगैरह को लेकर के देखो, मतलब सारे मतलब अब तो आप कर ही लोगे, ठीक है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। ये क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस। तो भैया मैं इसके बारे में बता चुका था आपको। ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें यही बोला था कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ठीक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू होम? किन के ऊपर ये लागू होती हैं? सिटीजन्स के ऊपर होती हैं, केवल नागरिकों पर, केवल विदेशियों पर, नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, केवल सरकारी कर्मचारियों पर? तो भैया जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपकी लागू होती हैं हमारे नागरिकों पर, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो 11 ड्यूटीज़ थी ना, उनका मतलब ये था कि
आपको वह काम करने हैं अपने देश के लिए, ठीक है? उसके अंदर 11 चीज़ें थी कि आपको मतलब जो हमारे नोबल्स वगैरह हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? अपने नेशनल एंथम को मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अच्छे से उनको प्रोटेक्ट करना है आपको, ये नहीं है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें उस तरीके से उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो और क्या नाम है, जो हमारी राइट टू एजुकेशन है वो आपके पेरेंट्स को भी उसमें बोला गया था कि ये मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना और कंपलसरी है, और ये गार्जियंस की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा कराएँ, ठीक है? ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाएँ, ठीक है? ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर लिखा हुआ है, 11वें में जो था, वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी, ठीक है? तो ये था फंडामेंटल ड्यूटी। जो फंडामेंटल जो डीपीएसपी थे वो पहले से लिखे हुए थे, इनको बाद में लिखा गया था, ठीक है? डीपीएसपी वही था कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे होता जाएगा वैसे हम लोग करते जाएँगे, ओके? जैसे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ था, लेकिन अब वो हो रहा है स्टार्ट। उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है, ठीक है? आपका और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हुई हैं, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताओ भैया इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भाई बिल्कुल है, ठीक है? ये देखो है 11 है टोटल। जब मैं इसको पढ़ाऊँगा ना तब आपको यार पूरा डिटेल में बताऊँगा। देखो अभी इतना टाइम होता नहीं है कि एक-एक चीज़ को मतलब बता दो सारी चीज़ें, ठीक है? बताऊँगा जब मैं, ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो बताओ भैया इनमें से कौन सा है? तो ये हमने पढ़ चुके हैं, ऑप्शन डी ये आपका 39 डी था, ठीक है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है? पीछे मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन डी है ये आपका डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है? ये आपका डीपीएसपी है, ओके? अगला देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना किस प्रावधान से संबंधित है? ये बताओ भैया किससे संबंधित है? आर्टिकल 39 से संबंधित है, 48 ए से संबंधित है, 51 ए से संबंधित है, या आपका 50वीं से संबंधित है? तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना, ये जो है आपका ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपकी किसके अंदर थी? वो थी सर आपकी पार्ट 4 ए के अंदर, आर्टिकल 51 ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 ए। 39 और 48 और 50 ये मैं बता चुका हूँ आपको पीछे, ठीक है? तो इन पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है हमारा 25वां, देखते हैं इसको। मौलिक अधिकारों और राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में सही अंतर क्या है? बताइए भैया। मौलिक अधिकार सामान्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। फंडामेंटल राइट्स आर जनरली जस्टिसेबल, बिल्कुल सही बात है। और वाइल डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है? बोथ आर इक्वल, ठीक है? बोथ आर इक्वल, नॉन जस्टिसेबल गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर ओनली गाइडलाइंस वाइल डीपीएसपी आर एनफोर्सेबल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे जस्टिसेबल है, उनके लिए हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है? तो ये 25 सवाल थे, ठीक? हमने डिस्कस किए, 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए पूरे, ठीक है? इसके बाद हम लोग अगला मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है? फिर 25 सवालों के साथ। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा इससे, ठीक है? और देखो जितना भी था मतलब सारी चीज़ें ऑप्शनों के अंदर जो भी था वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ दिया हो, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, हर ऐसा नहीं है कि उसका खाली टिक मार के छोड़ दिया हो, बाकी के जो भी हैं ऑप्शंस उनको भी बताया है, ठीक है? बाकी यार कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ठीक है? फिर बोल रहा हूँ एक बार, वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो थोड़ा यार उसको शेयर वगैरह कर दिया करो, ठीक है? और थोड़ा लाइक कर दिया करो, गुजारिश है आपसे, ओके? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है? ओके, बाय बाय।